दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। इंडिया के 26 दलों में से 14 दल पिछली बार 326 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे। इसके साथ साथ जातिगत गुणागणित भी विपक्ष को सत्ता के फेरबदल की ताकत दे रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर पाएगा विपक्ष? ये एक बड़े सवाल हैं और आज मुंबई में इसको लेकर के मंथन चल रहा है। 2024 में कड़े मुकाबले की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसा हो पाएगा। तो आइए समझते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले विपक्ष के उस गठबंधन को समझते हैं जिस गठबंधन ने ये तय किया है कि 2024 में मोदी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। विपक्ष का गठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसे इंडिया कहा जा रहा है, कि तीसरी बैठक आज से मुंबई में हो रही है। ये बैठक कल तक चलेगी। माना यह जा रहा है कि बैठक में 28 पार्टियों के करीब 63 नेता शामिल होंगे। इंडिया में शामिल दलों की बात करें तो गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आप, जेडीयू, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी जो शरद यादव का गुट है, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है, एसपी, पीडीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरएलडी, एमडीएमके, केएमडीके, वीसीके, आरएसपी, सीपीआई, एमएल लिबरेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस जो जोसेफ की है, केरल कांग्रेस मणिपुर की है जो मणि की है, अपना दल कामरेवादी वाली जो पार्टी है, और एमकेएम भी शामिल इसमें हो रही है। सबसे बड़ी और अहम खबर ये भी आ रही है कि बैठक से पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री ने, नीतीश बाबू ने, इंडिया का कन्वीनर बनने से मना कर दिया है। यानी वो इसके कन्वीनर नहीं बनना चाहते। 28 अगस्त को उन्होंने कहा, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता। ये बात मैं बार बार कहता आया हूँ, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मैं बस सभी को एकजुट करना चाहता हूँ। नीतीश का ये बयान काफ़ी अहम और राजनीतिक मायनों में महत्वपूर्ण है। बैठक में गठबंधन का लोगो और संयोजक का नाम सामने आ सकता है। इस पर आज मंथन हो सकता है। यह भी तय हो सकता है कि कहां से कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, जबकि गठबंधन में शामिल कई दल कई राज्यों में एक दूसरे के विरोधी भी हैं, जो आमने सामने चुनाव लड़ते रहे और एक दूसरे के ऊपर कीटाछटी और आरोप प्रत्यारोप चलती रहे, जैसा कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर करती हैं। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा था कि लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन को जीत मिलने के बाद ही पीएम पद के लिए नाम तय किया जाएगा। चुनकर आए सांसद ही प्रधानमंत्री चुनेंगे, ऐसा पीएल पुनिया का कहना था। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव 30 अगस्त को ही यानी दिन में ही मुंबई पहुंच गए थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और बंगाल सीएम ममता बनर्जी भी कल शाम मुंबई पहुंचकर पहले अमिताभ बच्चन के घर जाकर के उन्होंने राखी बांधी और उनके परिवार से मिली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज निकल रहे हैं। जब तक मैं ये खबर बना रहा हूँ तब तक ये खबर है कि वो निकलने वाले हैं। आप सांसद राघव चड्ढा ने बयान दिया और कहा कि हम पीएम पद के लिए इस गठबंधन में नहीं जुड़े हैं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं हैं। हम इस गठबंधन से इसलिए जुड़े हैं ताकि बेहतर भारत का ब्लूप्रिंट तैयार हो सके। अगर कोई पार्टी ये कहती है कि हमने पीएम पद के लिए इंडिया अलायंस ज्वाइन की है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पीएम बनने लायक कई चेहरे हैं। यानी वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री बनने की रेस में अरविंद केजरीवाल को बाहर तो नहीं करते, लेकिन इशारों में उन्होंने ये एहसास भी करा दिया कि अगर प्रधानमंत्री पद के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिहार डिप्टी सीएम और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। इसे देश के लोगों को गठबंधन होना चाहिए। हर कोई जानता है कि पीएम चुनने की प्रक्रिया क्या है। सांसद मिलकर अपना पीएम चुनेंगे। हमारा ये गठबंधन पीएम मोदी से ज़्यादा ईमानदार
और लोगों के प्रति वफादार होगा। आपको बता दें कि 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी मुंबई में होने वाली तीसरी मीटिंग में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा भी करेगी। इसीलिए 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी अंतिम रूप दिया जाएगा, जिस पर आज फैसला होना है। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आप यानी आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी शिवसेना, यूबीटीबी वाली, एनसीपी झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी और सीपीआईएम के एक एक सदस्य होंगे। गठबंधन में शामिल अन्य छोटे दलों को समिति में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी संख्या या उनका बल उतना अभी नहीं है। एक संयुक्त सचिवालय की घोषणा भी होगी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में बनेगा, जिसके द्वारा 2024 लोकसभा चुनावों को देखते हुए संयुक्त विरोध प्रदर्शन और रैलियों को आयोजित करने के एक और उनके साथ साथ पैनल की घोषणा की जाएगी। इसकी संभावनाएं प्रबल हैं, यानी रैलियां, प्रदर्शन और नेताओं का सही से चुनाव हो सके। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए भी एक संयुक्त सचिवालय की जल्द घोषणा की जाएगी। बैठक के दौरान सभी पार्टियों के आपसी मतभेद को दूर किया जाए, खासकर उन राज्यों में जहां वो सीधे चुनावी लड़ाई में हैं, जहां वो आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं। कई ऐसे प्रदेश हैं, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और टीएमसी, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी कांग्रेस पार्टी और जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं। ऐसे में इस मसलों को सुलझाना होगा और यही सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष की मानी जा रही है कि जिन राज्यों में दो बड़े दल आमने सामने चुनाव लड़ते थे और वो आज इस गठबंधन का हिस्सा हैं, तो उनके सीटों का तालमेल कैसे होगा और उनकी जो लड़ाई है वो कैसे एक पटल पर आकर के एक विचारधारा के साथ हो पाएगी। इस पूरे के पूरे मामले को सुलझाने के लिए भी एक अलग से कमेटी का गठन हो सकता है। इंडिया के 26 दलों में से 14 दल पिछली बार 326 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे और यही आंकड़ा सबसे ज़्यादा जो भाजपा का गणित है या भाजपा की नींद है वो उड़ा रहा है। एक बार फिर दोहराता हूँ कि 26 दल जो इस गठबंधन में शामिल हैं, उसमें से 14 दल ऐसे हैं जिनके प्रत्याशी 326 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे हैं और सबसे ज़्यादा उन्हीं प्रत्याशियों को लड़ाने की प्राथमिकता पर बल दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा की मुश्किल बढ़ सकती है। बैठक में सीट बंटवारे का फॉर्मूला प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, किसको कितनी सीटों पर लड़ाया जाना, कौन कहां से लड़ेगा। सहमति इस बात पर भी होगी कि भाजपा के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार हो, ये उनका एजेंडा है। मुख्य एजेंडा ये है कि एक ऐसा प्रत्याशी भाजपा के खिलाफ उतारा जाए जो भाजपा को सीधी टक्कर दे सके। 2019 में जिस पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर था उसे मजबूत दावेदार माना जाएगा, ये तय लगभग हो चुका है। पिछली बार कांग्रेस 209, टीएमसी 19, समाजवादी पार्टी 31, आरजेडी 19, एनसीपी 15 सहित इंडिया के 26 में से 14 दल 326 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे। बीजेडी, वाईएसआरसी, बीआरएस जैसे जो दल साथ नहीं हैं गठबंधन के, वहां ऐसे उम्मीदवार को मजबूत दावेदार माना जाएगा जिससे भाजपा को फायदा ना हो। भले ही दूसरी विपक्षी या दूसरे किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी जीत जाए, लेकिन भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीतना चाहिए, ऐसी गणित बैठाया जाएगा। इंडिया के सियासी गणित में एससी, एसटी और ओबीसी का मामला भी बहुत अहम है, जिस पर भी चर्चा होगी। आज समझने की बात यह है कि एमपी, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला और झारखंड में एससी, एसटी 26.8% हैं और ओबीसी करीब करीब 42%। इन्हीं राज्यों में इंडिया के दल सरकार में हैं या मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस लड़ाई में है वहां एससी, एसटी को जोड़ने पर काम चल रहा है। लंबे समय से मायावती दलित राजनीति का चेहरा रही, पर उनके घटते जनाधार से स्पेस बनता गया।
2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी बीएसपी को 10 सीट यानी केवल 3.7% वोट ही मिला था। 2024 में 4.2% वोट थे, पर एक भी सीट नहीं थी। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी को 22.2% वोट के साथ साथ 19 सीटें भी मिली थी। 2022 में वोट घटकर 12.9% और सीट केवल एक रह गई। कर्नाटक में जीतने के बाद कांग्रेस में कोर वोट के लौटने का भरोसा जगा है। जो कांग्रेस का कोर वोट होता था वो कर्नाटक की जीत के बाद वापस होता हुआ नजर आता और ये भरोसा कहीं ना कहीं कांग्रेस को बनता है। कर्नाटक में 17.15% दलित वोटर है। ऐसे में कांग्रेस दलित समुदाय से आने वाले खड़गे को मायावती की जगह प्रोजेक्ट कर रही है और हो सकता है कि खड़गे को दलित समुदाय से प्रधानमंत्री बनाने पर भी चर्चा हो जाए। जातिगत जनगणना का समर्थन करने वाली कांग्रेस इन वर्गों को साध रही है और इसीलिए वो जातिगत जनगणना का समर्थन भी कर रही है, ताकि जो SC ST OBC और उसमें आते हैं रिजर्वेशन में, उनको उसका लाभ मिल सके, क्योंकि रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो आज भी 2011 की जनगणना के आधार पर निकाला जाता है, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और यही कांग्रेस कह रही है कि जातिगत जनगणना दोबारा से हो ताकि परसेंटेज को दोबारा से सुधारा जा सके और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। दूसरी ओर बिहार में जातिगत सर्वे पर भाजपा लगातार उठापटक की स्थिति में है। कभी कहती है कि राज्यों को ये अधिकार है कि वो जातिगत जनगणना कराएं, कभी कहती है कि राज्यों के अधिकारी नहीं है जो जातिगत जनगणना कराएं। अभी एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गठबंधन की मीटिंग बंबई में होने जा रही है ये बहुत अहम होगी और ये माना जा रहा है कि 2024 में मोदी को सत्ता से बेदखल करने का जो ये गुणा गणित है इसे मजबूती मिल सकती है। हम भले ही अपने स्तर पर मोदी 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 कह के ये कहते हो कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन सबसे बड़े सवाल ये हैं कि ये जो गुणा गणित हैं, ये जो जातिगत आंकड़े हैं, ये जो हार जीत के फैसलों का जो अंतर रहा है, या ये कहें कि 326 जो हमने बताया कि जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे हैं उनको कितना बल इस बार मिल सकता है, ये आप समझने की बात है। और 326 में से अगर जो दूसरे नंबर पर थे 150 सीट भी अगर प्लस कर जाता है विपक्ष तो वही आंकड़ा बनता है कि 250 पार विपक्ष चला जाता है। इस हिसाब से तो देखना ये होगा कि मुंबई में होने वाली मीटिंग आपसी असमंजस के साथ, आपसी समंजस के साथ आगे बढ़ेगी या असमंजस के साथ बिखर जाएगी, सबसे बड़े सवाल ये हैं। और भाजपा यानी सत्ता पक्ष इस उम्मीद में है कि कोई ऐसा बयान आए, कि कोई ऐसी बात हो कि इस गठबंधन में, इस इंडिया में टुकड़े हो जाएं, फूट हो जाए। अब देखना ये होगा कि आखिर ये होगा क्या। तो हमारी नज़र बनी है और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही एनालिसिस और तथ्यों के आधार पर जो विचार है वो आपको देते रहेंगे। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।